नमस्कार। आज हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं वो ऊपर से तो अलग-अलग दिखती हैं, जैसे रियल एस्टेट, टेक, गेमिंग, ईवीज। लेकिन अगर थोड़ा गौर करें तो इनमें कुछ दिलचस्प पैटर्न दिख रहे हैं। तो चलिए इन्हीं को थोड़ा कुरेदते हैं। आज देखते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में क्या चल रहा है, बाजार का मूड कैसा है और कंज्यूमर से जुड़ी चीजों पर क्या असर पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी खबरों से। रियल एस्टेट में देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में एक बड़ी चाल चली है। करीब 550 करोड़ रुपए में 7.1 एकड़ जमीन खरीदी है उन्होंने। और उनका अंदाजा है कि इस अकेले प्रोजेक्ट से उन्हें लगभग 3800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। काफी बड़ा अमाउंट है ये। और उधर टेक की दुनिया में भी हलचल है। विप्रो ने करीब $375 मिलियन में हार्मन कनेक्टेड सर्विसेज यानी डीटीएस को खरीदने का फैसला किया है। ये डीटीएस जो है गाड़ियों और डिवाइसेस के लिए कनेक्टेड सॉफ्टवेयर बनाने में एक्सपर्ट है। तो लगता है विप्रो अपनी इंजीनियरिंग आर&डी को और मजबूत करना चाह रहा है। बिल्कुल। और ये दोनों ही कदम देखिए कंपनियों की आगे की सोच दिखाते हैं। गोदरेज का हैदराबाद पर ये बड़ा दाव साफ है कि वो शहर के रियल एस्टेट पोटेंशियल पर कितना भरोसा कर रहे हैं। और विप्रो का डीटीएस को खरीदना, खासकर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंजीनियरिंग में, ये उनकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को फ्यूचर प्रूफ करने जैसा है। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली मजबूत करना है। तो एक तरह से दोनों ही कंपनियां भविष्य के जो ग्रोथ एरियाज है उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। एक फिजिकल दुनिया में और दूसरी डिजिटल में। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये जो बड़े दाव हैं, अभी का जो इकोनॉमिक माहौल है उसमें थोड़े ज्यादा रिस्की नहीं लगते? देखिए, रिस्क तो हमेशा होता है, पर ये कैलकुलेटेड रिस्क ज्यादा लगते हैं। गोदरेज एक जाने माने बाजार में प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहा है और विप्रो उस टेक्नोलॉजी एरिया में जा रहा है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ ही रही है। तो ये शायद स्पेक्यूलेशन से ज्यादा भविष्य की तैयारी है। दिलचस्प है। अच्छा, ये तो हुई कंपनियों की अपनी अंदरूनी रणनीतियां। लेकिन बाहर मार्केट में क्या हो रहा है? वहां थोड़ी मिली जुली तस्वीर है। एक तरफ तो जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें काफी रौनक दिख रही है। इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा रहे हैं, शायद उन्हें बेहतर कमाई और वैल्यूएशंस की उम्मीद है वहां। लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, उस पर रेगुलेशन का थोड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक नया बिल है जो अभी प्रेसिडेंट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। उससे इस करीब $25 बिलियन की इंडस्ट्री और उसकी जो 31,000 करोड़ रुपए की सालाना आय है उस पर सवाल उठ रहे हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज जैसी लिस्टेड कंपनी के शेयर भी गिरे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका डायरेक्ट एक्सपोजर कम है। हाँ, ये बाजार के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखा रहा है। मिड कैप्स में जो उत्साह है वो शायद ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स बड़ी कंपनियों के मुकाबले इनमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं। हाँ। वहीं गेमिंग इंडस्ट्री वाला मामला ये रेगुलेटरी रिस्क का एक परफेक्ट उदाहरण है। भले ही नज़ारा कहे कि सीधा असर कम है, लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री पे ही रेगुलेशन की तलवार लटक रही हो तो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट तो खराब होता ही है और शेयर गिर जाते हैं। ये दिखाता है कि नियम कितनी तेजी से और अप्रत्याशित रूप से असर डाल सकते हैं। सही कहा। मतलब एक तरफ निवेशक ग्रोथ की तलाश में है और दूसरी तरफ रेगुलेटरी अनिश्चितता एक अच्छे खासे सेक्टर को हिला सकती है, भले ही सीधा असर उतना ना भी हो। चलिए अब कुछ उन खबरों पर आते हैं जिनका सीधा ताल्लुक कंज्यूमर्स और कुछ खास सेक्टर्स से हैं। एलआईसी अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर लाया है। जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी ना, उनके लिए वो 17 अक्टूबर तक लेट फीस पर 30% तक की छूट दे रहे हैं, ताकि लोग अपनी पॉलिसी फिर से चालू करवा सकें। एक अच्छा कदम है ये। एविएशन सेक्टर में कहानी थोड़ी अलग अलग है। इंडिगो ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 7,587 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। लेकिन एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिनका अब मर्जर हो चुका है, उन्होंने मिलकर 9,568 करोड़ का भारी घाटा दिखाया है। इंडिगो का प्रॉफिट तो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट में उनकी जो पकड़ है उसे दिखाता है। लेकिन एयर इंडिया ग्रुप का जो घाटा है वो ये बता रहा है कि मर्जर के बाद परफॉर्मेंस सुधारना, और वो भी इतने बड़े कर्ज के साथ, कितना बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ मर्जर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बल्कि सेक्टर में जो कड़ा कंपटीशन है और कॉस्ट का प्रेशर है वो भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में भी काफी हलचल मची हुई है। अगस्त के शुरुआती 21 दिनों के वाहन पोर्टल के जो आंकड़े हैं, ये गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सरकारी डेटाबेस होता है, उसके हिसाब से एथर एनर्जी ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया है और 17% मार्केट शेयर के साथ अब दूसरे नंबर पर आ गई है। टीवीएस अभी भी टॉप पर है, करीब 25% के साथ।
एथर की ये बढ़त दिखाती है कि ईवी मार्केट कितना डायनामिक है, कितनी तेजी से बदल रहा है। नए मॉडल जैसे एथर रिश्ता का लॉन्च हुआ, उनका रिटेल नेटवर्क बढ़ा, इसका सीधा असर मार्केट शेयर में दिख रहा है। और ओला का थोड़ा पिछड़ना ये भी बताता है कि इस रेस में कोई भी खिलाड़ी परमानेंटली आगे नहीं है। लगातार इनोवेशन और सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। तो LIC का कदम ग्राहकों को वापस लाने की कोशिश है, वहीं एविएशन और ईवी मार्केट कंज्यूमर के बदलते प्रेफरेंस और तगड़े कंपटीशन को दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे कंपनियां बड़े स्ट्रैटेजिक दांव लगा रही हैं, कैसे रेगुलेशन पूरे के पूरे उद्योगों का माहौल बदल सकते हैं और कैसे बीमा, एविएशन, ईवी जैसे कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में मुकाबला तेज है और लगातार बदल रहा है। हाँ, और इन सब बातों के बीच एक गहरा सवाल भी दिमाग में आता है सोचने के लिए। भारत की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजनाएं हैं, वो घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए बनी है और निवेश के लक्ष्य भी पार कर रही हैं। जैसे बल्क ड्रग स्कीम में 3,938 करोड़ रुपए का टारगेट था, निवेश आया 4,709 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बावजूद दवाओं के कच्चे माल यानी APIs के लिए चीन पर हमारी निर्भरता कम होने की बजाय असल में बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 14 में ये 64% थी, जो वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 71% हो गई है। तो ये जो स्थिति है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आत्मनिर्भर बनने की राह में जो जटिलताएं हैं, उनके बारे में क्या बताती है? ये एक अहम बिंदु है सोचने के लिए।